आज हम लोग 12वीं कक्षा के 100 अंक हिंदी विषय के गद्य खंड पाठ संख्या 1 पर चर्चा करेंगे। पाठ संख्या 1 जिसका नाम है बातचीत। और आपको पता है ये जो बातचीत शीर्षक पाठ है, इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। तो आइए जानते हैं कि बातचीत जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, वास्तव में यह साहित्य की कौन सी विधा है। तो बातचीत जो शीर्षक पाठ है यह निबंध है। तो यहाँ एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ पूछा जाता है कि ये जो बातचीत शीर्षक निबंध है, इसके लेखक कौन है। तो आपका उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट। और बातचीत शीर्षक क्या है, तो आपको बता दें निबंध की श्रेणी में आता है। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं ये बातचीत शीर्षक निबंध के लेखक बालकृष्ण भट्ट के जीवन चरित्र के बारे में। तो आपको बता दें कि बालकृष्ण भट्ट ये हिंदी साहित्य के महान निबंधकार, कथाकार, पत्रकार इस रूप में विख्यात हैं। इनका जन्म की अगर हम बात कर ले हैं तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म की हम बात करें तो इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को 23 जून 1844 ईस्वी को इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। को उत्तर प्रदेश, राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश और शहर जो नाम है उसका नाम है इलाहाबाद। शहर में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात कर ले कि बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई, तो इनकी मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी में इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। इनके पिता की बात कर ले और माता की बात कर ले कि इनके माता पिता कौन थे, तो आपको बता दें बालकृष्ण भट्ट के जो माता थी, इनका माता का नाम था पार्वती देवी। पार्वती देवी इनकी माता थी। और इनके पिता की हम बात कर ले तो इनके पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट इनके कौन थे, पिता थे। पिता के व्यवसाय की अगर हम बात कर लें, अगर आप पूछा जाए कि इनके पिता क्या थे, तो इनके पिता का जो व्यवसाय था वह एक व्यापारी थे। व्यापार उनका मुख्य पेशा था। इन्होंने इनकी शिक्षा की अगर हम बात कर लें कि इनकी पढ़ाई लिखाई कैसी थी, इनकी शिक्षा की बात कर लें, बालकृष्ण भट्ट की शिक्षा कैसी थी, इन्होंने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त किया था, किस विद्यालय से शिक्षा प्राप्त किया था। तो आपको बता दें कि इन्होंने प्रारंभ में अपनी शिक्षा संस्कृत विषय से शुरू किया था। संस्कृत को इन्होंने अपने शिक्षा का माध्यम बनाया था।
और संस्कृत से शिक्षा शुरू किया था। लेकिन 1867 की कहानी बता दूं कि 1867 ईस्वी में इन्होंने प्रयाग के मिशन स्कूल से प्रयाग मिशन स्कूल से इन्होंने एंट्रेंस की शिक्षा परीक्षा पास किया था। एंट्रेंस की परीक्षा इन्होंने क्या की थी, पास की। उसके बाद इन्होंने 1869 से 1875 तक, दूसरी बात इनके बारे में अगर बता दिया जाए तो 1869 से 1875 ईस्वी तक, मतलब ये 6-7 वर्षों की अवधि तक इन्होंने प्रयाग के मिशन स्कूल में, प्रयाग मिशन स्कूल की बात करते हैं तो प्रयाग मिशन स्कूल में इन्होंने शिक्षक के रूप में काम किया था। किस रूप में काम किया, तो प्रयाग में इसमें इन्होंने क्या, शिक्षक के रूप में, मतलब एक टीचर के रूप में इन्होंने काम किया था। उसके बाद 1885 में ये डीएवी स्कूल में, उसके बाद इसके आगे में भी इन्होंने डीएवी स्कूल में भी संस्कृत के शिक्षक के रूप में क्या किया था, काम किया था। शिक्षा इनका चल ही रहा था कि इनको नौकरी मिल गई और इन्होंने प्रयाग कायस्थ पाठशाला में जीवन की शुरुआत इन्होंने प्रयाग कायस्थ पाठशाला में इन्होंने शिक्षक की नौकरी कर ली। शिक्षक की नौकरी कर ली, जीवन की इन्होंने क्या किया, शुरुआत किया। लेकिन इसी दरमियान क्या होती है, इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता के मरने के बाद इनका जो परिवार था गृह कलह में क्या होता है, फंस जाता है। गृह कलह के कारण इनके ऊपर थोड़ा सा परिवार का बोझ बढ़ जाता है। लेकिन यह विचार से क्या थे, विचार से बड़ा उग्र विचार के लोग थे। उग्र विचार के कारण इन्हें नौकरी छोड़ना पड़ा था, नौकरी से त्याग पत्र देना पड़ा था इनको। वजह क्या था कि इनका जो विचार जो था बड़ा ही उग्र था। और नौकरी छोड़ने के बाद इन्होंने साहित्य साधना में अपना ध्यान लगा दिया। साहित्य साधना के क्रम में इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे। ध्यान रखेंगे, कई बार प्रश्न आता है कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया प्रमुख उपन्यास कौन कौन है। तो उपन्यास की हम बात कर ले तो सबसे पहले आ जाएगा रहस्य कथा, रहस्य कथा। उसके बाद नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी के अलावे 100 अनाज 1 सुजान, 100 अनाज 1 सुजान। उसके बाद रसातल यात्रा, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, उचित दक्षिणा और हमारी घड़ी, हमारी घड़ी। ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया प्रमुख उपन्यास है। इसके अलावा इन्होंने कई नाटक भी लिखा था। और नाटक की बात कर दे तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया जो प्रमुख नाटक था उसमें एक था पद्मावती। पद्मावती के अलावा कृतार्जुनियम, किरातार्जुनियम। उसके बाद वेणी संहार,
वेणी संहार, वेणी संहार। इसके अलावा शिशुपाल वध, शिशुपाल वध। उसके बाद शिशुपाल वध के अलावा वृहनला, वृहनला। उसके बाद नल दमयंती, नल दमयंती, मेघनाद वध, एक रोगी एक वैद्य, ये हैं बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया नाटक। इसके अलावा इन्होंने कुछ प्रहसन भी इन्होंने लिखने का काम किया है। और इनके द्वारा लिखा गया जो प्रमुख जैसे प्रहसन है, इनके द्वारा लिखा गया प्रमुख जैसा काम वैसा परिणाम, जैसे इनके द्वारा लिखा गया प्रहसन है जैसा काम वैसा परिणाम। इसके अलावा नई रोशनी का विष, नई रोशनी का विष। इसके अलावा आचार विडंबना, आचार विडंबना, इनके द्वारा लिखा गया कुछ ये प्रमुख प्रहसन है। अगर प्रश्न आता है कई बार वस्तुनिष्ठ में कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि हैं, तो युग की अगर बात करें तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र युग के कवि माने जाते हैं। और पहले ही आपको चर्चा कर दिया हूं कि ये महान निबंधकार, पत्रकार और गद्यकार थे। काल पूछता है कि ये बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि थे, तो आपको बता दें बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के कवि के रूप में ये विख्यात हैं। ये आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। और हालांकि इन्होंने ये एक गद्यकार, निबंधकार सभी रूप में विख्यात हैं, लेकिन ये ज्यादा फेमस है। आपको बता दें कि निबंध के लिए अगर आपसे कोई पूछे कि वास्तव में बालकृष्ण भट्ट क्या थे, तो आपको लिखना होगा बालकृष्ण भट्ट वास्तव में क्या थे कि निबंधकार थे। हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान नाम आपने सुना होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो इनकी योग्यता से प्रभावित होकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें एडिशन, मतलब साहित्य का एडिशन, साहित्य का एडिशन और इन्हें साहित्य के एडिशन के साथ साथ साहित्य का स्टील भी कहा जाता है। तो ये रहा आपके बालकृष्ण भट्ट और बालकृष्ण भट्ट के द्वारा प्रमुख ग्रंथ। तो आप ध्यान देंगे एक बार और विशेष कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया बातचीत एक निबंध है
और यह एक निबंधकार, कथाकार, पत्रकार। 23 जून 1844 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुई थी। माता का नाम था पार्वती देवी और पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, जो एक व्यापारी थे। शिक्षा इनकी संस्कृत से शुरू हुई। 1867 ईस्वी में प्रयाग मिशन स्कूल से इन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा पास किया था। 1869 से 1875 के बीच प्रयाग मिशन स्कूल में इन्होंने शिक्षक के रूप में काम किया था। इसके अलावा डीएवी में भी संस्कृत टीचर के रूप में काम किया। प्रयाग कायट्स पाठशाला में इन्होंने शिक्षक के रूप में नौकरी प्राप्त किया, लेकिन उग्र विचार के कारण इनको नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा। इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, शव अनाज एक सुजान, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी। नाटक में लिखा हुआ इनका है पद्मावती। इनके द्वारा जो लिखा गया नाटक है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया, अगर नाटक की हम बात कर ले तो पद्मावती, कृतार्जुनियम, वेणी संहार, शिशुपाल वध, बृहनला, नल दमयंती, मेघनाथ वध, एक रोगी एक वैध। प्रहसन की बात कर ले तो इन्होंने जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबना। और कई बार प्रश्न पूछता है कि ये किस काल के कवि थे, तो आपको युग की बात करें तो ये भारतेंदु युग के कवि माने जाते हैं। और यह निबंधकार, पत्रकार और गद्यकार थे। ये आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं, लेकिन इनकी प्रसिद्धि है केवल निबंधकार के रूप में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी साहित्य के महान पुरोधा माने जाते हैं, इन्होंने साहित्य का एडिशन और साहित्य का स्टील का संज्ञा दिया है। 13 बालकृष्ण भट्ट के जीवन चरित्र और उनकी उपलब्धि। हम लोग कल के क्लास में बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया निबंध बातचीत पर चर्चा। आज हम लोग 12वीं कक्षा के 100 अंक हिंदी विषय के चैप्टर संख्या 1, जिसका नाम है बातचीत। बातचीत ये निबंध है और बातचीत निबंध के लेखक बालकृष्ण भट्ट। तो आइए इसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि बातचीत आखिर है क्या, और बालकृष्ण भट्ट ने बातचीत निबंध के माध्यम से हमें क्या बताने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले बता दें कि बालकृष्ण भट्ट जिन्होंने बातचीत शीर्षक निबंध की रचना किया है, उन्होंने कहा है कि ईश्वर ने मनुष्य को अनेक सारे सामग्री दिए हैं, लेकिन उन अनेक सारे चीजों में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वह है वाक्य शक्ति। अब मन में बात होगा कि वाक्य शक्ति का मतलब क्या होता है। तो वाक्य शक्ति का मतलब होता है बोलने की शक्ति। बोलने की शक्ति, बोलने की शक्ति। परमात्मा ने अगर इंसान को सबसे कोई महत्वपूर्ण चीज दिया है तो वह दिया है बोलने की शक्ति। बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि यदि मनुष्य में वाक्य शक्ति नहीं होती, यदि मानव में वाक्य शक्ति नहीं होता तो मानव क्या होता। तो कवि कहते हैं कि मानव में यदि वाक्य शक्ति नहीं होती तो मानव क्या होता, लुंज पुंज होता। लुंज पुंज होता, दुनिया क्या होती, गूंगी होती। उसे पशु के समान जहां पर बैठा दिया जाए वहीं पर वह क्या रहता, बैठा रहता। मतलब इन्होंने कहा कि परमात्मा ने यदि मनुष्य को सबसे कोई महत्वपूर्ण चीज दिया है तो वह दिया है वाक्य शक्ति। वाक्य शक्ति का मतलब क्या होता है, बोलने की शक्ति। और इन्होंने आगे लिखा है कि वाक्य शक्ति, बोलने का हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है। अगर मनुष्य बोल नहीं पाता तो क्या होता। तो इन्होंने कहा है कि बातचीत का उद्देश्य, मतलब बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है कि बातचीत से एक फायदा है। फायदा क्या है, तो बातचीत से फायदा है कि मन में, बोलने वाले के मन में और सुनने वाले के मन में भी
जोश व उत्साह पैदा करना होता है। बोलने से क्या होता है कि मन में क्या होता है, मन में जोश और क्या होता है पैदा, उत्साह पैदा होता है। कवि ने बातचीत के अलग अलग रूप बताए हैं। मतलब ये कहा है कि बातचीत का उद्देश्य क्या होता है, तो बातचीत का उद्देश्य कवि ने अलग अलग बताया है। जैसे बातचीत का उद्देश्य क्या है, तो बातचीत का उद्देश्य होता है कि मन में आनंद व जीवन में कई बार निराशा आ जाता है, तो जीवन में जो निराशा होता है उस निराशा को दूर करके, निराशा को क्या करना है, दूर करना है, और निराशा को दूर करके मन में क्या करना है, जोश व आनंद, जोश और आनंद, ये बातचीत का क्या होता है, उद्देश्य होता है। कवि कहते हैं कि बातचीत, जैसे इंसान को अगर किसी चीज का लत है तो इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होता है भोजन। मतलब भोजन के बिना इंसान का जीवन संभव नहीं है। लेकिन कवि कहते हैं कि जैसे भोजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, भोजन हमारे लिए जरूरी चीज है, वैसे ही बातचीत भी इंसान के लिए क्या है, बातचीत भी मानव के लिए क्या है, आवश्यक है। अब कहोगे भाई बातचीत मानव के लिए आवश्यक है, क्यों? बातचीत मानव के लिए क्यों जरूरी है? क्या बिना बातचीत के इंसान का काम नहीं चल सकता है? तो कवि कहते हैं कि बातचीत इसलिए जरूरी है क्योंकि मन में जो मवाद या धुआं, मन में जो मवाद व धुआं होता है वह क्या होता है, बातचीत के जरिए बाहर निकल जाता है। मतलब हमारे मन में जो तकलीफ होती है, हमारे मन में जो दुख होता है, वह बातचीत के जरिए क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अब कवि ने ये जो कहा है कि बातचीत का उद्देश्य सभी उम्र के लोगों के लिए अलग अलग होता है। कवि कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें यदि बातचीत की लत लग जाए, यदि बातचीत के कहलाए लत, लत का मतलब होता है आदत। अगर जिसे बातचीत की आदत लग जाए, लत लग जाए, तो कवि कहते हैं कि वे सारा काम धंधा छोड़कर बात में ही लग जाते हैं। कभी कई बार तो इंसान बात में ऐसे घुल मिल जाता है कि उसका भोजन भी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। कई बार जरूरी काम भी छोड़ देता है और जरूरी काम छोड़कर बात के पीछे लग जाता है। तो कवि कहते हैं कि बातचीत का इंसान के जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। एक विद्वान है, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है रॉबिन्स क्रूसो। अगर आपने रॉबिन्स क्रूसो का नाम सुना होगा तो आपको पता होगा कि रॉबिन्स क्रूसो 16 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, 16 वर्षों तक मानव का चेहरा नहीं देखा और बिना मानव का चेहरा दिखे इन्होंने अपना 16 वर्षों का लाइफ क्या कर लिया, व्यतीत कर लिया। तो लेकिन 16 वर्षों के बाद जब पहली बार इंसान के सामने ये प्रकट हुए तो इन्हें पता चला कि बातचीत के बिना जीवन जो क्या है वह अधूरा हो जाता है। लेकिन अब कहता है कि इंसान की पहचान कैसे हो, इंसान की पहचान कैसे हो। कवि कहते हैं तो बातचीत का कोई अन्य वे क्या होगा, तो कहते हैं इंसान की पहचान के लिए बातचीत जरूरी है।
क्योंकि कवि का कहना है, बालकृष्ण भट्ट का कहना है कि इंसान जब तक बोलता नहीं, इंसान जब तक बोलता नहीं तब तक उसकी पहचान संभव नहीं है। क्योंकि जब तक वह नहीं बोल पाएगा तब तक हम कैसे जान पाएंगे कि उसके अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि बोलने से, कवि लिखते हैं कि बोलने से इंसान की वास्तविकता प्रकट होती है। बोलने से इंसान की वास्तविकता क्या होती है? प्रकट होती है। यहां वास्तविकता से मतलब क्या है? तो यहां वास्तविकता का मतलब होता है गुण और दोष। क्योंकि इंसान गलत है या इंसान क्या है, सही है, इस बात की जानकारी केवल उसके बोलने से होती है। अगर अच्छा होगा तो वह अच्छा बोलेगा, अगर वह बुरा इंसान होगा तो वह बुरा ही बोलेगा। अब एक विद्वान है, यूरोप के विद्वान है, उनका नाम है एडिशन। नाम आपने सुना होगा, अगर आपने साहित्य को पढ़ा होगा तो एक बहुत बड़े साहित्यकार थे। इन्होंने कहा कि रियल बातचीत मतलब वास्तविक बातचीत के बारे में कहा कि वास्तविक बातचीत किसके बीच होती है। तो इन्होंने कहा, एडिशन का कहना है कि वास्तविक बातचीत केवल दो व्यक्ति के बीच होती है, कि वास्तविक जो बातचीत है वह केवल और केवल दो व्यक्ति के बीच होती है। यदि दो व्यक्ति से ज्यादा हो जाते हैं तो बातचीत नहीं रहा। क्योंकि जब इंसान, दो व्यक्ति आपस में वार्तालाप आमने सामने बैठकर करते हैं तो एक व्यक्ति अपने हृदय की बात, अपने मन की बात दूसरों के सामने क्या करते हैं, प्रकट कर देते हैं। लेकिन यदि कहते हैं कि दो से यदि व्यक्ति कितना हो जाए, तीन व्यक्ति हो जाते हैं। अगर बातचीत करने में कितने व्यक्ति हो जाए, तीन हो जाए, तो बातचीत नहीं होता है, वह त्रिकोण बन जाता है। क्या बन जाता है? त्रिकोण बन जाता है। त्रिकोण इसलिए बन जाता है क्योंकि जब दो व्यक्ति बीच में आप वार्तालाप करता रहेगा, तीसरा व्यक्ति बीच में कुछ न कुछ अपने विचारों को, अपने भावनाओं को रखते रहता है। और जैसे ही तीसरे आदमी का बात वहां आएगा तो दो व्यक्ति के बीच जो वास्तविक वार्तालाप थी, उस वास्तविक वार्तालाप की भावना क्या होती है, दूर हो जाती है, खत्म हो जाती है। फिर बात होती है कि बातचीत में यदि चार व्यक्ति आ जाए, यदि बातचीत कर रहे हैं लेकिन वह व्यक्ति कितने व्यक्ति के बीच हो, यदि चार व्यक्ति के बीच यदि बातचीत करते हो तो कहता है कि ये चार व्यक्ति के बीच बातचीत नहीं, वह केवल क्या होती है, फॉर्मेलिटी होती है। वो बात नहीं होती, फॉर्मेलिटी होती। बात की वास्तविकता क्या होती है, वह दूर हो जाती है। और पुनः कहता है कि यदि चार से ज्यादा व्यक्ति हो जाए, चार से ज्यादा व्यक्ति यदि बातचीत करना शुरू करे तो क्या होगा। तो यदि चार से ज्यादा व्यक्ति बातचीत शुरू कर दे तो वह बात नहीं, कवि कहते हैं वह राम रमौवल हो जाता है। क्या हो जाता है? राम रमौवल हो जाता है। अब मन में यहां एक प्रश्न होगा कि यहां राम रमौवल का मतलब क्या होता है। तो राम रमौवल का मतलब हो गया कि बात की शुरुआत कहीं से हुई और बात का अंत कहीं से और हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति अगर पटना से बात कर रहा हो, पटना शहर के बारे में व्याख्यान कर रहा हो, पटना पर वार्तालाप हो रहा हो, तो दूसरा व्यक्ति आएगा दिल्ली की वार्ता करना शुरू कर, चौथा आएगा तो मुंबई कोलकाता शहर की वार्ता करना शुरू कर देगा। तो बात की वास्तविकता केवल दो व्यक्ति में होती है, तीन व्यक्ति होगा त्रिकोण होगा, चार वो व्यक्ति होगा तो फॉर्मेलिटी हो जाएगा। लेकिन यदि चार से ज्यादा व्यक्ति हो जाएगा तो चार से ज्यादा व्यक्ति में क्या हो जाएगा, वह राम रमौवल वाली कहानी बन जाती है। अब इन्होंने आगे लिखा है कि बातचीत का भेद, बातचीत वह उम्र की बात कर ले कि किस उम्र के लोग किस प्रकार की बात करते हैं। कभी कहते हैं किस प्रकार के लोग होंगे तो किस प्रकार की बात करते हैं। तो पहले हम आपको पहला बात करा रहा हूं, बूढ़े की बात करते हैं। बूढ़े लोग में हमारे आ जाएंगे दादा या बाबा की बात कर ले।
तो दादा बाबा ये बूढ़े की श्रेणी में आ जाते हैं। इन लोगों की बातचीत का लहजा क्या होता है, इन लोगों के बातचीत करने का तरीका क्या होता है। तो आपको बता दें कि अगर बूढ़े की बात कर ले तो ये बात नहीं, ये लोग जमाने की शिकायत क्या करते हैं, जमाने की शिकायत पर बातचीत करते हैं। बूढ़े लोग जो होते हैं वह केवल और केवल क्या होते हैं, जमाने की शिकायत पर बात करते हैं। और इनके बातचीत का जो उद्देश्य होता है, बूढ़े लोगों के बातचीत के अगर उद्देश्य की बात कर ले तो यह बातचीत में करते क्या है, तो नौजवानों की शिकायत करेंगे। और नौजवानों की शिकायत के साथ साथ ये अपने जमाने की विशेषता कि क्या जमाना था, हम लोग कैसे रहते थे, आजकल का युग कैसा आ गया है, मतलब नौजवानों की शिकायत में कर देंगे कि लज्जा और अनुशासन, उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि आजकल जो नौजवान है उनमें लज्जा और अनुशासन की भावना क्या हो गई है, लोप होती जा रही है। अब दादा की बात कर लें तो हम बात कर लेते हैं, दादा के बाद हम दो सहेली की बात करते हैं। दो सहेली जिसको कुछ लोग हमजोली भी कहते हैं। हमजोली मतलब समान उम्र की हो गई, क्या हो गई, मतलब ये हो गई अगर समान उम्र की लड़कियां तो ये लोग कैसे बात करेंगे। कभी कहना कि समान उम्र की लड़कियां जिसे सहेली या हमजोली कहते हैं, तो कभी कहते हैं कि इन लोगों को बातचीत करने का जो बात होता है वह जायकेदार होता है। क्या होता है, जायकेदार होता है। इनकी बात बहुत ही निराली होती है। इनके बात में इतना ज्यादा रस होता है कि मानो सारा ये जो समुद्र है, समुद्र का पानी मतलब शहद से भी ज्यादा क्या हो गया है, मीठा हो गया है। मतलब रस का सागर 9 रस है हिंदी साहित्य में। अगर 9 रस है तो 9 प्रकार के रस इनके बातों में क्या हो जाएगा, समावेश हो जाएगा। और भूख प्यास इन सारी बातों को छोड़कर ये लोग बात पर आ जाएगी। फिर अगला प्रकरण कवि कहते हैं कि दो बूढ़ी की बात कर लें। पहले तुम दादा बूढ़ी की बात कर ले, बूढ़ी, अगर दो बूढ़ी आपस में बातचीत करने पर लग जाएगा तो क्या होगा। तो ये दो बूढ़ी अगर बातचीत करेगी तो सीधा हिसाब है, कवि कहते हैं ये लोग अपनी बहु बेटियों की शिकायत करेंगे। ये अपने बहु बेटियों की शिकायत और अपने लड़के की शिकायत कि शादी के बाद वह कैसा था और शादी के बाद उसकी स्थिति क्या हो गई। फिर कभी कहते हैं कि यदि लड़कों की बात कर ले, लड़कों की मतलब खास करके कॉलेज के लड़का की बात कर ले, तो कॉलेज के लड़का अगर बातचीत करेंगे तो वो लोग कैसे बात करते हैं। तो कभी कहते हैं यदि कॉलेज के लड़के अगर आपस में बातचीत कर ले हैं तो ये लोग अपने पसंदीदा खिलाड़ी, अभिनेता, अभिनेत्री या खेल पर चर्चा करेंगे। ये लोग पढ़ाई लिखाई पर बात नहीं करते हैं। ये अपने खिलाड़ी की प्रशंसा करेंगे, अभिनेता की प्रशंसा करेंगे, अभिनेत्री की प्रशंसा करेंगे। फिर कहते हैं यदि अनपढ़ के बीच बात होगा तो क्या होगा, अनपढ़ क्या होगा, अनपढ़, यदि अनपढ़ के बीच बात होगी तो क्या होगा। तो अनपढ़ के बीच यदि बातचीत होती है तो क्या होगा। तो अनपढ़ का मतलब होता है जो पढ़ा लिखा ना हो, जो पढ़ा लिखा ना हो, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहते हैं, अनपढ़ कहते हैं। ये जो अनपढ़ होते हैं ये रियल में कहा जाता है बात नहीं करते। तो क्या करते हैं भाई, तो ये लोग बात नहीं, ये लोग बतकही करते हैं। और कई बार बतकही
मतलब बिना तुक की बात करते हैं। और ये बात कहीं कभी कभी ऐसी हो जाती है कि मारपीट तक पहुंच जाती है। ऐसी बात होती है अनपढ़ की। आगे बात करते हैं, कवि कहते हैं कि वास्तव में यदि बातचीत करने का हुनर है, अगला बात कहते हैं कि बातचीत करने का हुनर है तो कहां है, तो यूरोप के लोगों के पास। बातचीत करने का हुनर किसके पास है, तो यूरोप के लोगों के पास। अब कहोगे भाई यूरोप है क्या, तो शायद आपको बचपन से पढ़ाया गया होगा कि महादेश, महादेश कितने हैं, तो आपको बता दे कि महादेश 7 हैं। उन 7 महादेश में अगर हम भारतीय हैं तो हम लोग एशिया महादेश में रहते हैं, और एशिया महादेश के उत्तर में एक देश है यूरोप, और इसी यूरोप का एक देश था इंग्लैंड। यूरोप का ही एक देश था इंग्लैंड, और इसी इंग्लैंड का हम लोग क्या थे, उपनिवेश थे या उसके गुलाम थे। तो कवि कहते हैं कि रियल में बातचीत करने का जो हुनर होता है वह यूरोप के लोगों के पास होता है। और कहते हैं कि यूरोप के लोगों में जो बातचीत करने का तौर तरीका होता है उसे कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। यूरोप के लोगों में बातचीत करने का जो हुनर होता है उसे क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के नाम से जानते हैं। फिर बात करते हैं कि अगर हम, कवि कहते हैं कि पढ़े लिखे बात हो गए, जो अनपढ़ मतलब जो होता है अर्धज्ञानी लोग होते हैं। अर्धज्ञानी मतलब जो जानते नहीं हैं और बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, जिसको हम लोग अच्छे शब्दों में अगर ले चले तो कहेंगे शुष्क पंडित। एक लोकोक्ति है कि अधगर गगरी छलकत जाए, मतलब जिसे कुछ नहीं आता है लेकिन लंबा लंबा बात करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कहावत है कि ढोड़िया सांप के मंत्र को काटने का उसके पास मंत्र है नहीं, ढोड़िया सांप के विष को काटने का मंत्र नहीं है, लेकिन वह करैत या कोबरा के विष को उतारने का प्रयास करते हैं। तो ये अर्ध ज्ञानी लोग हैं या अर्ध शुष्क जो पंडित है, इनके बात की बात करता है। तो ये लोग कहते हैं कि ये लोग बात नहीं करते हैं। पंडितों के बीच जो बात होती है उसको शास्त्रार्थ कहते हैं। क्या होता है, शास्त्रार्थ कहते हैं। लेकिन कवि का कहना है कि ये जो अर्धशुष्क पंडित होते हैं ये शास्त्रार्थ नहीं करते हैं, ये मुर्गा व बटेर, मुर्गा व बटेर की तरह लड़ाई करते हैं। बात कम करेंगे और बात बात पर हाथ डंडा निकालने का क्या करेंगे, ये लोग हमेशा प्रयास करते हैं। कवि कहते हैं कि बातचीत और उम्र की बात कर ले, बातचीत व उम्र की हम बात कर लें, तो बातचीत और उम्र के ख्याल को लिया जाए तो कवि लेते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनका उम्र अगर एक लिया तो 25 वर्ष से कम। तो जो 25 वर्ष से कम उम्र के लोग होंगे उनका जो बात होगा बिना तर्क का बात होगा। और जो 25 वर्ष से, और दूसरी बात करता है कि जिसका उम्र 25 वर्ष से क्या हो, ज्यादा हो, तो जिसका उम्र 25 वर्ष से ज्यादा होगा उनकी जो बात होगा वह क्या होगा, सार गर्भित उनकी बात होगी। मतलब उनके बातों में क्या होगा, रहस्य होगा। उनके बातों में क्या होगा, रहस्य होगा, अनुभव होगा, और अनुभव के साथ साथ उनके बातों में क्या होगा, दूरदर्शिता होगा। और इनके बातों में मन बहलाव के साथ साथ थोड़ा सा ज्ञान व जीवन की वास्तविकता की बात होगी। क्योंकि 25 वर्ष के जो लोग होते हैं अपने जीवन में के कई मुकाम को, कई पैगाम को देखे रहते हैं, उन्हें पता होता है कि हमें बात किस तरीके से क्या करना है।